नमस्कार, मैं पवन केसवानी, राष्ट्रबोध में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में एक अलग ही ट्विस्ट नजर आ रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि जो सिंडिकेट शराब घोटाले में शामिल था, जिसके अधिकांश सदस्य जेल में हैं, उनके विरुद्ध जांच एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट में कोर्ट के सामने बताया कि सिंडिकेट को 300 करोड़ रुपए मिले थे, लेकिन शराब निर्माता कंपनी डिस्टिलरीज को 1920 करोड़ रुपए मिले थे। इस मामले में सबसे हैरान करने वाली बात यह है, जब खुद जांच एजेंसियों ने यह माना है और यह बताया है कोर्ट के सामने कि सिंडिकेट से 6.5 गुना ज्यादा अवैध मुनाफा शराब बनाने वाली कंपनियों ने कमाया है, तो ऐसे में उन्हें आज तक क्यों छोड़ा गया है, उनसे पूछताछ क्यों नहीं हो रही है। गहराई से समझने वाली बात यह है कि जिन 8 शराब निर्माता कंपनियों से संबंधित आरोप प्रस्तुत किए गए हैं, उनमें से 3 आरोपियों से अभी भी नियमित रूप से शराब खरीदी जा रही है। बीते 24 सितंबर को ही हाई कोर्ट ने बड़े बड़े आबकारी अधिकारियों को अग्रिम जमानत देते हुए ईडी के लिए 2 महीना और ईओडब्ल्यू के लिए 3 महीने का समय दिया था कि इस अवधि के दौरान जांच पूरी हो जानी चाहिए। गहराई से समझने वाली बात यह है, इस पूरे शराब घोटाले को अंजाम देने वाले उस समय के आबकारी मंत्री और मुख्यमंत्री के बेटे जेल में हैं, और वो ये काम जिन अधिकारियों से करवा रहे थे, उन अधिकारियों को भी पूरा मौका दिया गया कि वो आसानी से अग्रिम जमानत ले लें। हालांकि आबकारी विभाग के पुराने सचिव निरंजन दास, पुराने आईएएस अधिकारी हाल में गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन उनके अधीन काम करने वाले 29 बड़े बड़े अधिकारी जिन्हें आरोपी बनाया गया है, उनमें से 22 कुछ समय पहले तक सेवा दे रहे थे, जिन्हें हाल में ही निलंबित किया गया है। 29 आबकारी अधिकारियों में 6 रिटायर्ड हो गए हैं और 1 की मृत्यु हो गई है। छत्तीसगढ़ के इस पूरे शराब घोटाले मामले में जिस तरह से भूपेश बघेल की भद्द है, क्योंकि सीधे तौर पर आरोप उन पर लगे और उनके मुख्यमंत्री रहते उनके बेटे चेतन बघेल के बारे में बहुत गंभीर टिप्पणी की गई है। ईडी ने तो अपनी चार्जशीट में चेतन बघेल को पूरे सिंडिकेट का मास्टरमाइंड बता दिया था, लेकिन उसी 7000 पेज के आरोप पत्र में जिस तरह से आरोपी शराब निर्माता कंपनियों के बारे में कोई खास टिप्पणी नहीं की गई है, तो वहां से कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसा होना स्वाभाविक भी है। गौर करने वाली बात यह है, शराब घोटाले के जो किंग पिन माने जा रहे थे, रिटायर्ड आईएएस जेल में बंद अनिल टुटेजा और होटल कारोबारी अनवर ढेबर, इनकी ओर से याचिका प्रस्तुत की गई थी और साफ तौर पे बताया गया था, यदि हम दोषी हैं तो हमसे बड़े दोषी वो हैं जो कि शराब निर्माता हैं, शराब की सप्लाई कर रहे थे, उन्हें भी तो तगड़ा कमीशन मिल रहा था। और जब खुद जांच एजेंसियों ने मान लिया है सिंडिकेट को 300 करोड़ मिले थे और शराब निर्माताओं को 1920 करोड़ रुपए मिले थे। कोर्ट के आदेश पर ईडी की एफआईआर में नाम दर्ज शराब निर्माता कंपनियां हैं वेलकम डिस्टिलरी, भाटिया वाइन मर्चेंट, छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी, मिसेस नेक्स्ट जोन, दिशिता वेंचर, ओम साई बेवरेज, सिद्धार्थ सिंघानिया और मिसेस टॉप सिक्योरिटीज। इनमें से 3 कंपनियां भाटिया वाइन, छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी और वेलकम डिस्टिलरी, ये तीनों कंपनियां अभी भी छत्तीसगढ़ शासन के आबकारी विभाग को शराब सप्लाई कर रही हैं। एक तरफ शराब घोटाले मामले में आरोपी हैं, दूसरी तरफ सरकार को शराब भी सप्लाई कर रही हैं। इस मामले में ज्यादा हैरानी इस बात की हो रही है क्योंकि शराब निर्माता करोड़पति अरबपति लोगों के विरुद्ध ऐसा ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है जैसा कि बदले हुए हालात में अपेक्षा थी। इनसे कोई पूछताछ नहीं हो रही है। ऐसे में समझने वाली बात यह है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भला नवंबर 2025 तक ईडी कैसे अपनी जांच पूरी करेगी और ईओडब्ल्यू किस तरह से दिसंबर 2025 तक अपनी जांच पूरी करेगी, क्योंकि ईओडब्ल्यू को 3 महीने का समय मिला हुआ है। यहाँ भी गौर करने वाली बात यह है कि कोर्ट के आदेश पर ईडी ने तो डिस्टिलरी संचालकों को आरोपी बना लिया, लेकिन दूसरी जांच एजेंसी ईओडब्ल्यू ने शराब निर्माता कंपनियों को आरोपी नहीं बनाया है। ऐसे में समझने वाली बात यह है कि जब बिना डिस्टिलरी संचालकों के मिली भगत या संरक्षण के शराब घोटाला संभव नहीं हो पाता, ऐसा कोर्ट ने भी माना है और उन्हें आरोपी भी माना है, तो ऐसे में जांच एजेंसियों को चाहिए कि शराब निर्माता कंपनियों के संचालक और आरोपियों के साथ सख्ती से पूछताछ करें। यहाँ मैं एक बार फिर याद दिलाना चाहूँगा वही तारीख 2 सितंबर 2023 जब केंद्रीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ आए थे, उस समय की भूपेश बघेल सरकार के विरुद्ध आरोप पत्र जारी करते हुए अपना बहुचर्चित संवाद छोड़ गए थे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम भ्रष्टाचारियों को
उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे, चाहे आरोपी कितना ही बड़ा क्यों ना हो। इसमें कोई दो राय नहीं। बड़े बड़े आरोपी जब जेल जा रहे हैं तो ऐसे में शराब निर्माता कंपनी के मालिक जेल क्यों नहीं जा रहे हैं? उनके साथ आखिर सख्ती कब बढ़ती जाएगी? ईडी के चार्जशीट के अनुसार शराब दुकानों से 4 साल में यानी 2019 से लेकर 2023 तक 3 करोड़ 48 लाख से ज़्यादा शराब की पेटियां बेची गई। इसके लिए डिस्टिलरी संचालकों ने सिंडिकेट को 319 करोड़ रुपए का कमीशन दिया। शराब बिक्री से शराब निर्माता कंपनियों ने 1920 करोड़ 84 लाख 6,201 रुपए कमाए। ये रकम सिंडिकेट से कमाई हुई रकम से अलग है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है, इन 4 सालों में बेची गई शराब में नकली होलोग्राम से 40 लाख पेटियां बेची गई, वो भी इस फिगर में शामिल है। इसमें कोई शक नहीं, सरकार बदलने के बाद खासकर शराब नीति में जिस तरह से कसावट लाई गई है, FL10 की लाइसेंस पद्धति समाप्त करने के बाद सरकारी लाइसेंसी दलाल दूर हो गए और आबकारी विभाग को करीब FL10 लाइसेंस समाप्त होने से ही 2,500 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। इस तरह से हम मान सकते हैं छत्तीसगढ़ की जनता को करीब 12,000 करोड़ का राजस्व अकेले आबकारी विभाग की नई शराब नीति के कारण मिलेगा। मौजूदा विष्णुदेव साय की सरकार ने जिस तरह से बड़े बड़े IAS अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की, बीते पौने 2 साल में ही 7 IAS अधिकारी जेल चले गए। शायद छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य के हिसाब से अनुपातिक रूप से अध्ययन किया जाए तो पूरे भारत में यह संख्या सर्वाधिक है। यहाँ भी गौर करने वाली बात है कि छत्तीसगढ़ के निर्माण हुए 25 साल हो गए। इन 25 सालों में 9 SDM स्तर के अधिकारी सस्पेंड हुए हैं, जिसमें से बीते 1 साल में ही 7 SDM स्तर के अधिकारी सस्पेंड हुए हैं। इसलिए ऐसे माहौल में ये उम्मीद की जा रही है कि शराब कारोबारी कितने बड़े रसूखदार हों, कितने बड़े पैसे वाले हों, यदि उन्होंने घोटाला किया है, ऐसा घोटाला जैसा कि सिंडिकेट के आरोपियों ने किया है, वो बराबर के आरोपी हैं। कोर्ट ने भी माना है समय बहुत कम है, इसलिए वक्त जरूरत इस बात की है कि ऐसे सफेदपोश लोगों को पकड़कर जेल के अंदर डाला जाए, कड़ाई से पूछताछ की जाए। ऐसे बड़े बड़े लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है और कार्रवाई कब तक होगी, मैं आगे के वीडियो में इस बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। गहराई से समझने वाली बात यह है कि यदि छत्तीसगढ़ के इस पूरे बदनाम शराब घोटाले को समझना है तो 7,000 के पूरे पन्नों का अध्ययन करना होगा। मीडिया के लिए जो जानकारियां उपलब्ध करवाई गई उसमें बिग बॉस की चैटिंग के वो पन्ने थे, ढेर सारे खुलासे थे कि किसने क्या बात किया, किसके किनसे क्या क्या संबंध थे, और तो और हनी ट्रैप जैसी बातों का भी उल्लेख किया गया। व्हाट्सएप ग्रुप बिग बॉस में की गई चैटिंग के अलावा कई जगह लक्ष्मी नारायण बंसल उर्फ पप्पू बंसल का भी उल्लेख किया गया है और ये खुलकर स्वीकार किया गया है कि पप्पू बंसल ने ढेर सारे सुराग दिए हैं। शायद यही कारण रहा होगा कि पप्पू बंसल आज जेल के बाहर है, वो विजय भाटिया की तरह जेल में नहीं है, जबकि विजय भाटिया और पप्पू बंसल दोनों ही भूपेश बघेल के हमराज हैं, जो कि सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी से नहीं जुड़े थे। भूपेश बघेल के किचन कैबिनेट का हिस्सा हुआ करते थे, उनके दरबारी हुआ करते थे, उनके सलाहकार हुआ करते थे, ढेर सारे मामलों के ये राजदार हैं। विजय भाटिया तो फर्जी सेक्स सीडी वाले मामले में भी भूपेश बघेल के साथ आरोपी भी हैं। उम्मीद की जा रही थी कि विजय भाटिया भी पप्पू बंसल की तरह बाहर आ जाएंगे, लेकिन पप्पू बंसल ने जो अंदर खाने की जानकारी एक एक कर दी है, ढेर सारी ऐसी जानकारियां जो कि ईडी और EOW की जांच के दायरे से दूर थी, ऐसी ठोस जानकारी के बाद ही चेतन बघेल की बीते 18 जुलाई को गिरफ्तारी हुई। तब से लेकर अब तक चेतन बघेल जेल में हैं। इसलिए यह प्रश्न ज़्यादा मजबूती से उठ रहा है जब IAS राय, अनिल टुटेजा और निरंजन दास जैसे बड़े बड़े बागड़ बिल्ले जेल में हैं, पुराने आबकारी मंत्री जेल में हैं, तो शराब निर्माता कंपनियों को अभी तक क्यों नहीं पकड़कर पूछताछ की गई, क्यों नहीं उन्हें जेल के अंदर डाला गया? इस बारे में बहुत जल्दी आगे मैं विस्तार से कुछ गहरी जानकारी दूंगा। आप लगातार राष्ट्रबोध के साथ बने रहिए। राष्ट्रबोध का सूत्र वाक्य है राष्ट्रहित सर्वोपरि। हमारा मानना है कि अच्छे लोग राजनीति में आए, राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो फिलहाल आज के अंक के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मेरे आपसे फिर मुलाकात होगी। प्यार दीजिए, प्यार बांटिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।